Hello everyone. So today we will discuss about the topic production planning and control, which is popularly known as PPC, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. PPC को हम क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है क्या? नेम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. यानी कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई ना कोई गुड्स बना रही होगी, कोई ना कोई सर्विसेज बना रही होगी, जिसे वो क्या करेगी, अपने कस्टमर्स को सर्व करेगी. सो उसकी प्रोडक्शन करना, उसकी ऐसी प्रोडक्शन करना कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. यानी कि जो गुड्स, जो सर्विसेज आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करना कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, उसे इस तरीके से कंट्रोल करना ही क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजेस एंड शेड्यूल्स द एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल, वर्क सेंटर्स, मशीनरी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस. यानी कि जब भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो, जब भी आप किसी गुड को प्रोड्यूस करते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, रॉ मटेरियल चाहिएंगे, मशीनरी चाहिएगी, जो भी हमारी सर्विसेज हैं वो चाहिएगी, मैन पावर चाहिएगी, यानी कि ह्यूमन बीइंग हमें चाहिएंगे, लेबर चाहिएगा, एम्प्लॉयज चाहिएंगे. सो ये सब क्या है, हमारी प्रोडक्शन के कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्शन के टूल्स हैं, जिसे हम यूज करते हैं कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर. सो उस कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस को प्लान करना कि हमें कितनी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी हमें मटेरियल चाहिएगा, रॉ मटेरियल कितना होगा, कितनी इन्वेंट्री होगी, कितने हमें मैन पावर चाहिए है, कितने हमें मनी चाहिए है, कितनी मशीनरी चाहिए है, इन सबको प्लान करना एंड देन उस पर कंट्रोल करना कि जितना हमने डिसाइड किया था कि इतनी हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए, इस क्वालिटी पे होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो हम कर पा रहे हैं या नहीं, उसे कंट्रोल करना किस चीज का अंदर आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मेन मोटिव क्या है कि हम इफेक्टिवली अपनी प्रोडक्शन को प्लान कर सकें एंड उसे कंट्रोल कर सकें. ऑब्जेक्टिव्स. अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन अगर हम नेम से ही देखें तो हमारे ऑब्जेक्टिव हमें साफ दिख रहे हैं कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे वो किस चीज से रिलेट करते होंगे, हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस से रिलेट करेंगे, प्रोडक्शन से रिलेट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से हम प्रोडक्शन कर सकें, जिसमें हमारी कॉस्ट कम से कम आए और हमें बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो. सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ द इनपुट, यानी कि क्वालिटी आपके इनपुट की कैसी होगी. जैसी आप इनपुट की क्वालिटी डालोगे वैसे ही आपकी आउटपुट की क्वालिटी आएगी. अगर आपका रॉ मटेरियल अच्छा है तो ऑब्वियसली आपके जो गुड्स बनके निकलेंगे वो भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपके जो क्वालिटेटिव गुड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे. सो हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हमारे जो इनपुट की क्वालिटी अच्छी हो ताकि हमारा आउटपुट भी अच्छा है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम क्वालिटेटिव थीम पे, क्वालिटेटिव फैक्टर पे फोकस करें कि जो भी हम यूज कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव होना चाहिए. सेकंड इज क्वांटिटी ऑफ इनपुट, कितनी क्वांटिटी हमें इनपुट की यूज करनी है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इफेक्टिव, एक एफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज करें. जितनी हमें जो गुड्स बनाने हैं, जितनी प्रोडक्शन करनी है, उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी चाहिए, क्वांटिटी यूज करनी चाहिए. वेस्टेज नहीं करना चाहिए, डिस्पोजल नहीं करना चाहिए. हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं, देन हमारी जितनी प्रोडक्शन थी, मान लो हमें 500 यूनिट चाहिए थी, 500 यूनिट हमारी बन गई, बची हुई क्या हुई, वेस्ट हो गई ना हमारी क्वांटिटी जो हमने डाली थी, रॉ मटेरियल डाला था. सो वो वेस्टेज ना हो, इसीलिए हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, हम कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएंगे. सो हमें क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे भी देखना होता है कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है, उतनी ही हम यूज करें, उतना ही हम यूटिलाइजेशन करें. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी पीपीसी का, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हमारा क्यों करते हैं, ताकि हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके. कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, यानी कि जितना हमें सप्लायर से चाहिए, अब हम सप्लायर से तभी मांगेंगे जब हम ये देख लेंगे कि हमारी कितनी डिमांड होगी, कितनी हमारे पास जो ऑर्डर आए हुए हैं उसके बेस पे हम सप्लायर से मांग लेंगे कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, आप पहुंचा दो. उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन करेंगे. सो इन सारी चीजों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तभी बनेगा जब हम एक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करेंगे. हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी प्रोडक्शन हमें करनी है, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को बुलाएंगे, मंगाएंगे, उसी को एलोकेट करेंगे एंड देन हमारी प्रोडक्शन होगी. सो इसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए हमें पीपीसी का यूज करना होता है. बेटर कंट्रोल, आप ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकते हो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंडर, क्योंकि आप क्या कर देते हो, डिफाइन कर देते हो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, इतनी आपको प्रोडक्शन करनी है और इस रॉ मटेरियल के साथ करनी है, तो आप
ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, आपके जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे, लेबर को कंट्रोल कर पाओगे। एंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, जब हम अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस पे ही ध्यान दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हमने रॉ मटेरियल उतना मंगाया है जितना हमें रिक्वायर्ड है, हमने डिमांड देख ली है कितनी रिक्वायर्ड है, हम क्वालिटी वो यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो गुड है वो क्वालिटेटिव हो, सो हमारी जो कंप्लीट जो हमारी प्रोसेस है वो अनइंटरप्टेड होगी, यानी कि उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, वो अनइंटरप्टेडली फ्लो करेगी और हमारी जो स्मूथ फंक्शनिंग होगी प्रोडक्शन प्रोसेस की। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो हमारी मशीनरी की कैपेसिटी है, ह्यूमन की कैपेसिटी है, हम उसका फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि अगर हमने प्रोडक्शन प्लानिंग की है सो हमें पता होगा कि कितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए, कितनी ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन फैक्टर हमें कितना रिक्वायर है, कितनी मशीनरी हमें रिक्वायर है। सो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेंगे, ना हम ज़्यादा रखेंगे ना हम कम रखेंगे, तो इसका मतलब है कि हम उनका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। टाइमली डिलीवरी, अगर हम इस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम टाइमली डिलीवर कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को, जिनसे भी हमें ऑर्डर मिला है उन्हें हम टाइमली डिलीवरी करेंगे, और अगर हम अपनी डिलीवरी टाइम पे करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशंस भी अच्छे कर रहे हैं, हम उन्हें रिटेन कर पाते हैं। फेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जब भी आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल परफॉर्म करते हो, पीपीसी करते हो, तो उसकी क्या फेज होती है, कैसे वो परफॉर्म की जाती है। सो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करनी होती है, प्लानिंग फेज आती है, देन एक्शन फेज आती है एंड कंट्रोल फेज आता है। यानी कि अगर आपको कुछ प्लान भी करना है तो उस प्लान करने के लिए भी आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, यानी कि प्रोडक्शन की सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर जो हमने प्लान किया है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे सेकेंड फेज में, एक्शन फेज में, एंड जो एग्जीक्यूट किया है उसे कंट्रोल करते हैं थर्ड फेज में, कंट्रोल फेज में। सो आपकी जो प्लानिंग फेज है उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, प्रायर प्लानिंग एंड एक्शन प्लानिंग। तो सबसे पहले आप प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हो तो प्रायर प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएंगे या कौन सी सर्विसेज हमें देनी है, उसका डिजाइन क्या होगा, कितनी हमें मींस डिमांड आ सकती है, फोरकास्टिंग करना, यानी कि अपने प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आपको देना है, कौन सी सर्विसेज आप सर्व करना चाहते हो, उसका क्या डिजाइन होगा, कहाँ हमें लोकेशन रखनी है, ये सब हम कहाँ करते हैं, प्रायर प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। एक्शन प्लानिंग में क्या हो जाता है कि प्रायर प्लानिंग में हम सिर्फ डिसाइड कर रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें ये करना है, ये प्रोडक्ट बनाना है। एक्शन प्लानिंग में हम एक्चुअली एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हमारी प्रोसेस क्या होगी उस प्रोडक्ट को बनाने की, जो हमने प्रायर प्लानिंग में डिसाइड किया है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, उसकी क्या प्रोसेस होगी, उसमें क्या मशीनरी हम लगाएंगे, राउटिंग कैसे होगी, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे डिस्पैच करेंगे, लोडिंग कैसे होगी, ये सब किस में डिसाइड करते हैं, एक्शन प्लानिंग में। अब हमने प्रायर प्लानिंग कर ली, एक्शन प्लानिंग कर ली, सेकंड जो फेज आती है वो होती है एक्शन फेज, यानी कि अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्लान किया है कि ये प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोसेस से बनाना है, ऐसे डिस्पैचिंग होगी, ये मटेरियल हैंडलिंग होगी, सब कुछ हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं, वर्क करना एक्चुअल में स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मशीनरी हमने खरीद लिया, उनकी एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब हमारी थर्ड फेज आती है कंट्रोल फेज। कंट्रोल फेज क्या करती है, सबसे पहले प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, यानी कि कैसा हम वर्क कर रहे हैं। अब हमने डिसाइड किया था कि मान लो हमें 500 यूनिट बनानी है, उसके बेस पे हमने रॉ मटेरियल मंगा लिया, मशीनरी लगा ली, ह्यूमन रिसोर्स मंगा ली और हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो कंट्रोल फेज क्या करेगी, उसकी प्रोग्रेस को रिपोर्ट करेगी कि अगर हमें 10 दिन में 500 यूनिट बनानी है तो एक दिन में हमें कम से कम 50 तो बनानी ही पड़ेंगी। सो क्या हम उस प्रोग्रेस पे चल रहे हैं, हम अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस है वो सही चल रही है, ज्यादा अच्छा हम कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ 20 या 30 यूनिट बना पा रहे हैं, इसका मतलब हमें आगे और ज्यादा ग्रोथ करनी होगी, प्रोग्रेस करनी होगी, उसका रिपोर्ट करता है। एंड देन करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो भी हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है उसके बेस पे हम एक्शन लेते हैं। अगर हम कम अच्छा परफॉर्म करें, यानी कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हमें कोई कमी रह रही है, तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, हमें नई मशीनरी मंगानी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स और मंगानी पड़ेंगे, और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम उसी फ्लो में चलते रहेंगे। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं उसी की कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कि जितनी भी फेज हम परफॉर्म करते हैं उन फेजेस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए जब भी हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं। सो फर्स्ट इज यूज ऑफ कंप्यूटर, कि क्या हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो उतना ही ज्यादा आपके लिए टाइम सेव होता है, वो आपकी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि कितना अगर आप कंप्यूटर का यूज
यूज करोगे तो आप क्या कर सकोगे, कंप्यूटर की हेल्प से ऑटोमेटिक ऑर्डर चले जाते हैं आपके सप्लायर के पास, आपको ऑटोमेटिक एक वार्निंग मिल जाती है, सिग्नल मिल जाता है कि कितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, कितनी इन्वेंट्री है, कितना रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर है। सो अगर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो हमारी जो ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग हो सकती है। सो हमें कंप्यूटर का यूज करना चाहिए, बट ये डिपेंड करता है कि हम कंप्यूटर का यूज करते हैं या नहीं। जो हमारे यूज ऑफ कंप्यूटर है वो अफेक्ट करता है हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को। सेकंड इज सीजनल वेरिएशन। जो हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग है वो हमारी सीजन्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि हमें सीजन को माइंड में कंसीडर करके ही प्रोडक्शन प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विंटर में समर के प्रोडक्शन की, यानी कि समर का कोई प्रोडक्ट है उसकी प्लानिंग आप कर रहे हो, उसको प्रोड्यूस करने की आप सोच रहे हो, तो अगर आपकी प्लानिंग भी अच्छी होगी तब भी आप उसमें फेल होगे, क्योंकि वो उसका सीजन है ही नहीं। सो आपको सीजन के अकॉर्डिंग, उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग करनी चाहिए। वेरिएशन इन फैशन एंड स्टाइल, यानी कि जो फैशन है, स्टाइल है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एक चीज ट्रेंड में आती है, आफ्टर सम टाइम दूसरी चीज ट्रेंड में आ जाती है। सो इन सब चीजों को कंसीडर करना कि कौन सी चीज का टाइम चल रहा है, कौन सी चीज का टाइम आएगा, यानी कि जिसका टाइम आने वाला है, जो ट्रेंड, जो फैशन आगे आएगा, उसकी प्रोडक्शन पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि तब हम उन्हें टाइमली अवेलेबल करा पाएंगे। सो हमें फैशन और ट्रेंड को माइंड में रख के प्रोडक्शन करनी चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी सारी क्वांटिटी बनाने से पहले स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि आपको 500 बनाने थे तो पहले आपने 50 बनाई, उसको आपको टेस्ट करना चाहिए मार्केट में कि जो हम चाहते हैं, जैसा रिव्यू, जैसा फीडबैक हमने सोचा है, क्या एक्चुअल में कस्टमर वो फीडबैक दे रहे हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हमें आगे प्रोडक्शन उसकी नहीं करनी चाहिए। सो प्रोडक्शन प्लानिंग में हमें टेस्ट मार्केटिंग भी अफेक्ट करता है कि हमारी टेस्ट मार्केटिंग का क्या रिजल्ट आया है, वो पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, उसी के बेस पे हम आगे प्रोडक्शन करते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आपके ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, मशीनरी ऐसी होती है, एसी, इन सब में क्या होता है, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती है। यानी कि एक बार आपने सेल कर दी तो ऐसा नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया। आप कई बार वारंटी प्रोवाइड करते हो, गारंटी प्रोवाइड करते हो, तो रिपेयर करने के लिए आपको जाना होता है, तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज जहां प्रोवाइड करनी है, सो आपको कैसा गुड बनाना है, कैसे आपके प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या आप कैपेबल हो, अफोर्ड कर सकते हो आफ्टर सेल सर्विसेज को, रिपेयर की जो आपके कॉस्ट आएगी उसे अफोर्ड कर सकते हो। सो आफ्टर सेल सर्विसेज को माइंड में रख के ही आपको प्रोडक्शन करनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप अफोर्ड कर सकते हो, आप जिसमें सुटेबल हो, वैसा ही प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए। अगर आप आफ्टर सेल सर्विसेज में सुटेबल नहीं हो तो आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड हो। लॉस ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर, ये चीजें भी अफेक्ट करती हैं। अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर यानी कि कुछ क्लाइमेट में चेंज आ गया एकदम से, मान लो हमारी आइस फैक्ट्री है लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा ही हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, हमारे क्लाइमेट में सडन चेंज आ जाता है, या फिर नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, फ्लड हो जाता है। सो ये सब क्या है, अर्थक्वेक हो जाता है, उसकी वजह से जो आपको लॉस होता है, तो ये आपके हाथ में नहीं होते, इन्हें आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर है और इसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग अफेक्ट होती है। क्योंकि अगर आपकी मशीन खराब हो जाती है तो भी आपकी प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, अगर आपका रॉ मटेरियल खराब हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, सो वो आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अफेक्ट करेगा। प्रोडक्शन टू ऑर्डर, यानी कि अगर आप प्रोडक्शन टू ऑर्डर कर रहे हो, यानी कि जब आपको ऑर्डर मिलेगा तभी आपको प्रोडक्शन करनी है। सो ऑब्वियसली क्योंकि अगर आपके हाथ में टाइम कम होगा तो वो आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अफेक्ट करेगा। आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा उसे प्लान करने के लिए। अब अगर आप प्रोडक्शन टू स्टॉक कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास बहुत सा टाइम है सोचने के लिए कि आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, कैसे बनाना है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन टू ऑर्डर कर रहे हो, इसका मतलब आप कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। जब कस्टमर बोलेगा तब आप बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग बनाओगे, तो उसमें प्लानिंग डिफिकल्ट होती है और वो हमारे अफेक्ट करती है। डिजाइन चेंज, यानी कि डिजाइन अगर आपने चेंज कर दिया, अगर प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज होता है तो इसका मतलब उसके लिए हमें मशीनरी भी चेंज होगी, उसकी पैकेजिंग चेंज हो जाएगी। सो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। सो अगर हमारे डिजाइन में कोई चेंज आता है, लोगो में चेंज आ जाते हैं, सो हम उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल भी अफेक्ट होती है। लॉसेस ड्यू टू प्रिडिक्टेबल फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बेस पे जो लॉस होते हैं वो भी हमारे अफेक्ट करते हैं। यानी कि जब आप बिजनेस चलाते हो तो आप अपने सिर्फ प्रॉफिट को प्रिडिक्ट नहीं करते कि फ्यूचर में हमारा कितना प्रॉफिट होगा, आप ये भी लेके चलते हो कि किस किस तरीके से, किस किस वजह से हमें लॉस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा था कि अगर हमें इस टाइम तक ये टेक्नोलॉजी नहीं मिली तो हमें लॉस सफर करना पड़ेगा। सो अगर आपने उसे एक्वायर नहीं किया है तो आपको जो लॉस बियर करना पड़ेगा वो भी आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अफेक्ट करेगा।
इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हो तो वो आपको क्या क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है? हायर प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी हायर हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे क्योंकि आप इफेक्टिवली वर्क कर रहे हो। रिमूवल ऑफ हर्डल्स, आपके हर्डल्स कम हो जाएंगे क्योंकि आपको ये पता है रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ह्यूमन कितने चाहिए, मशीनरी कितनी चाहिए, सो सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली वर्क करेंगी, सो आपके हर्डल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बेटर क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आप क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ा है कि वो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी पे फोकस करता है। सो अगर हमारी इनपुट की क्वालिटी हम अच्छी डालेंगे तो आउटपुट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी, सो हमारे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आप कस्टमर को टाइमली डिलीवरी कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो उसकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेगा, जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल और रेपुटेशन को भी हेल्प करेगा। सो आपके कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाओगे। सेविंग इन कॉस्ट, यानी कि आप कॉस्ट इफेक्टिव हो जाओगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो? वेस्टेज नहीं कर रहे, जो चीज आपको रिक्वायर ही नहीं है उसको आप यूज नहीं कर रहे, सिर्फ जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, मैंडेटरी चीजें हैं हमारी प्रोडक्शन के लिए, उसी को आप यूटिलाइज करोगे, सो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन की हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज, जो हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज है, हमारे मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, उन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे। स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, हर चीज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा या अननीडेड नहीं रखोगे। मिनिमम ओवर टाइम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। अगर आप क्या कर रहे हो? अगर आप पहले से प्रोडक्शन प्लानिंग करके चले हो कि 10 दिन में हमें 500 यूनिट बनानी है, तो एक दिन में 50 यूनिट का हमारा गोल है। अगर आप उस प्लानिंग को रोज सक्सेसफुल करते रहोगे तो 10 दिन में आपकी अल्टीमेटली 500 यूनिट बन जाएंगी, आपको ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं होगी। सो हम अगर पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, उस पर अच्छे से कंट्रोल करते हैं, तो हमें ओवर टाइम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, हम टाइमली डिलीवरी कर रहे हैं, सप्लायर से टाइमली ले रहे हैं, यानी कि उन्हें ये पता है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। हम उनके साथ ये नहीं कर रहे कि हमने पहले बोला कि हमें 500 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, बाद में कह रहे हैं 400 यूनिट के लिए चाहिए, आपने 200 के लिए भेज दिया। सो आपकी क्या है, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन होंगे और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली वो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। डिसएडवांटेजेस, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है अजम्पशंस। जब भी हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है, कुछ फिक्स्ड हम कह नहीं सकते कि फ्यूचर में यही होगा। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है क्योंकि किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, तो कुछ चीजें हमें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं कि ऐसा ही होगा और हमें ये बेनिफिट्स आएंगे, ये ही ट्रेंड आएगा, यही फैशन आएगा। सो हमारी अजम्पशंस होती हैं, अगर वो नहीं हुआ तो वो हमें नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। रिजिडिटी इन एम्प्लॉयज बिहेवियर, कि समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, लेबर हैं, वो इतने रिजिड होते हैं, वो अपने जो प्रोडक्शन की हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज ही नहीं करना चाहते, वो वही मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं जो उनके लिए सुटेबल है। अगर हमारे एम्प्लॉयज, हमारे लेबर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हमारी प्लानिंग के अंदर, सो हम उसे अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर रिजिड है, वो चेंज नहीं होना चाहते, तो वो हमारी एक डिसएडवांटेजेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली एक तो आप बिना कुछ सोचे समझे क्या कर रहे हो, सीधा प्लानिंग ना करके सीधा प्रोडक्शन शुरू कर दी आपने, कि ऑर्डर आया और आपने प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो वो ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन होगी। और एक आप प्लान कर रहे हो, उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो ये टाइम तो कंज्यूम करती है पर आपको इफेक्टिवली वर्क भी प्रोवाइड करती है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर, की इसे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो हमने देखा कि फैक्टर अफेक्टिंग है, उन सब का ही ये मेन वो है कि बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे प्रिडिक्टेबल फैक्टर हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर हो सकते हैं, सीजनल वेरिएशन हो सकता है, या फिर ट्रेंड्स और फैशन, ये सब आपको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग को। कॉस्टली प्रोसेस, यानी कि आपको कॉस्ट तो लगानी पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन प्लानिंग कौन करेगा? जिसके अंदर वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी, उसके लिए आपको मैनेजर्स चाहिएंगे, अगर अलग से आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और उस प्लानिंग के लिए अगर आपको किसी अलग डिवाइस की जरूरत है, अलग मशीनरी की जरूरत है, तो आप वो लेके आओगे। सो इसमें हमारी कॉस्ट लग जाती है, ये कॉस्टली प्रोसेस होती है, ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन in comment section, and please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.